नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। क्या गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक लाभ के लिए इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी के एक फैसले की गलत व्याख्या कर रहे हैं? आखिर क्यों 18 पूर्व न्यायाधीशों ने गृह मंत्री के बयान की सार्वजनिक निंदा की है और कहा है कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है? आखिर क्या है सलवा जुडूम और उससे जुड़ा जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का वो फैसला जिसे बीजेपी राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटी है? और क्या नक्सलवाद की समस्या बंदूक से ही हल हो सकती है या फिर इसके कुछ और आयाम भी हैं? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। पर सबसे पहले बात उपराष्ट्रपति पद के चुनाव और उसके उम्मीदवारों की। ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने, सीपी राधाकृष्णन और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी। सीपी राधाकृष्णन एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। ये जगदीप धनखड़ अचानक पिछले दिनों जिस तरह से उनका इस्तीफा हुआ, रहस्यमय तरीके से वो नेपथ्य में चले गए, उसके बाद ये पद खाली है और अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुप्पुर में हुआ था। ये बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। इन्होंने तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए के सांसदों के बहुमत को देखते हुए इनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुदर्शन रेड्डी जी का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में एक किसान परिवार में हुआ। इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और 1971 में वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज रहे, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे और 2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट में भी बतौर न्यायाधीश कार्यरत रहे। गोवा के पहले लोकायुक्त के रूप में भी इन्होंने काम किया। इंडिया गठबंधन ने उन्हें एक प्रगतिशील और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित जज के रूप में पेश किया है। दोनों प्रत्याशियों की छवि को देखते हुए माना जा रहा था कि इस चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की गुंजाइश कम ही है। जस्टिस रेड्डी ने उम्मीद जताई थी कि शालीनता से प्रचार होगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक एक ऐसा बयान दिया जो मर्यादा के परे जा रहा है, ऐसा कहा गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों से जूझने के लिए बनाए गए एक संगठन जिसे सलवा जुडूम कहा जाता है, उसे 2011 में अवैध घोषित करने से जुड़े एक फैसले के लिए जस्टिस रेड्डी की 14 साल बाद तीखी आलोचना की। शाह ने मलयाला मनोरमा न्यूज़ कॉन्क्लेव में इसको लेकर जो कहा वो आपके सामने है। अमित शाह ने कहा, विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी वही हैं जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद को मदद करने के लिए सलवा जुडूम का जजमेंट दिया था, और अगर ये जजमेंट ना दिया होता तो वामपंथी नक्सलवाद 2020 तक ही खत्म हो गया होता। कांग्रेस पार्टी वामपंथी दलों के दबाव में एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है जिसने नक्सलवाद का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल किया। जाहिर है भारत के गृह मंत्री की ओर से ऐसी तीखी आलोचना ने तमाम बीजेपी समर्थकों को मौका दे दिया कि वे खास तौर पर सोशल मीडिया पर जस्टिस रेड्डी को निशाना बनाएं। और ये सिलसिला जब थमा नहीं तो जस्टिस रेड्डी ने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने क्या कहा वो यहाँ देखिए। उन्होंने कहा कि मैं भारत के माननीय गृह मंत्री के साथ सीधे तौर पर इस मुद्दे पर नहीं जुड़ना चाहता। उनका संवैधानिक कर्तव्य और दायित्व वैचारिक मतभेदों के बावजूद प्रत्येक नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। दूसरी बात, मैंने फैसला लिखा है, ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय का है। उनकी इच्छा है कि अमित शाह 40 पन्नों का फैसला पढ़ें। अगर उन्होंने ये फैसला पढ़ा होता तो शायद ये टिप्पणी नहीं करते। जस्टिस रेड्डी ने कहा, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं और यही खत्म करता हूं, बहस में शालीनता होनी चाहिए।
साफ है कि जस्टिस रेड्डी ने शालीनता से गृह मंत्री को याद दिलाया है कि वे राजनीतिक लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं। गृह मंत्री का बयान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम पूर्व जजों को भी नागवार गुजरा है। इस संदर्भ में 18 जजों ने, जी हां 18 जज, जिसमें 7 सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, इन्होंने एक सार्वजनिक बयान जारी किया है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सलवा जुडूम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सार्वजनिक रूप से गलत व्याख्या करने वाला बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी साफ कह रहे हैं कि जो अमित शाह ने बयान दिया है वो फैसले की गलत व्याख्या है और दुर्भाग्यपूर्ण है। फैसले में कहीं भी ना तो स्पष्ट रूप से और ना ही इसके पाठ की बाध्यकारी व्याख्या से नक्सलवाद या इसके विचारधारा का समर्थन किया गया है। किसी उच्च राजनीतिक पदाधिकारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पक्षपातपूर्ण गलत व्याख्या से सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव पड़ सकता है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हिला सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति पद के सम्मान में नाम पुकारने यानी नाम लेकर आलोचना से बचना बुद्धिमानी होगी। इस बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनमें पूर्व जज हैं A.K. पटनायक, अभय ओका, गोपाल गौड़ा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर और J. चलमेश्वर शामिल हैं। इसके अलावा जो 3 पूर्व हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, गोविंद माथुर, S. मुरलीधर और संजीव बैनर्जी, इन सभी ने इस बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। और भी जज हैं, यानी कुल 18। कुछ वकीलों ने भी, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने भी हस्ताक्षर किए हैं। वैसे किसी को भी यह हक है कि अदालत के फैसले की आलोचना में अपने तर्क रखे, ये भारत का कानून इसकी इजाज़त देता है। लेकिन न्यायाधीश की नीयत पर शक जताना मानहानि के दायरे में आता है। हालांकि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी रिटायर हैं और इस तरह का दावा वे शायद ही करें, लेकिन पूर्व जजों की प्रतिक्रिया बताती है कि न्यायिक क्षेत्र में गृह मंत्री के बयान को बेहद आपत्तिजनक माना गया। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि आखिर क्या था सलवा जुडूम और क्या था वो फैसला जिसे लेकर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की 14 साल बाद गृह मंत्री आलोचना कर रहे हैं, जब वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और यहां तक दावा कर रहे हैं कि वो फैसला ना होता तो 2020 तक नक्सलवाद की समस्या खत्म हो जाती। सबसे पहले देखते हैं कि सलवा जुडूम क्या है। सलवा जुडूम के पीछे दरअसल एक कांग्रेस के ही नेता थे, महेंद्र कर्मा, जिनकी ये तस्वीर है। शुरुआत हुई थी इसकी 2005 में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में। स्थानीय भाषा में सलवा जुडूम का अर्थ है शांति अभियान। इसका मकसद था नक्सलवाद और माओवादी जो हिंसा है उसे रोकना, जो उस समय छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल रही थी। महेंद्र कर्मा ने स्थानीय आदिवासियों को संगठित किया और नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान चलाया, लेकिन ये अभियान कोई प्रचार अभियान नहीं था, कोई जन जागरण अभियान नहीं था। इसके तहत स्थानीय लोगों को यानी स्थानीय आदिवासियों को हथियार और प्रशिक्षण देकर विशेष पुलिस अधिकारी यानी SPO के रूप में भर्ती किया गया। ये SPO पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाते थे। सरकार का दावा था कि सलवा जुडूम स्थानीय लोगों का स्वैच्छिक आंदोलन है जो नक्सलियों के खिलाफ उनकी अपनी लड़ाई थी, लेकिन जल्दी ही ये आरोपों से घिर गया। इसकी हथियारबंद ताकत ने मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को काफ़ी हैरान किया और उन्होंने इस पर गंभीर आरोप लगाए। क्या थे आरोप? एक तो यही था कि जबरन भर्ती, आदिवासी नौजवानों को ज़बरदस्ती उनकी मर्जी के बिना सलवा जुडूम में शामिल किया जाता था। जो लोग मना करते थे उन्हें नक्सल समर्थक कहकर निशाना बनाया जाता था। हिंसा और अत्याचार, SPO यानी जो आदिवासी जिन्हें हथियार थमाया गया था, वे सुरक्षा बलों पर पूरा उनकी मदद करते थे और ये आरोप लगा कि ये लोग गांव जलाने, हत्याएं करने और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा भी करते हैं और ऐसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे। इसकी वजह से विस्थापन हुआ बड़े पैमाने पर। हजारों आदिवासी अपना गांव छोड़कर जो कैंप्स थे उसमें रहने को मजबूर हुए, जिससे उनकी आजीविका
और उनकी संस्कृति पर यानी उनके सांस्कृतिक जीवन पर गहरा असर पड़ा। जल, जंगल और जमीन का सवाल। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि सलवा जुडूम का असल मकसद नक्सलवाद से लड़ना नहीं बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन पर कब्जा कराना था। बस्तर जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों में कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देने के लिए सलवा जुडूम को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगा। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2011 में जस्टिस रेड्डी और जस्टिस एस निज्जर की खंडपीठ ने एक फैसला दिया। क्या था फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सलवा जुडूम असंवैधानिक है और इसे गैर कानूनी घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हथियारबंद नागरिकों को एसपीओ बनाना संविधान के खिलाफ है। यानी आप कुछ दिन के लिए हथियार देकर किसी को शामिल करते हैं किसी एक्शन में, आर्म्ड एक्शन में, ये संविधान के खिलाफ है। अगर आपको भर्ती करना है तो आप पुलिस में, सुरक्षा बलों में भर्ती करिए, उन्हें नौकरी दीजिए, प्रशिक्षण दीजिए और तब उन्हें आप भेजिए किसी भी मुहिम में। यानी ये अभियान मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, ये बात भी साफ हुई। ये अभियान राज्य प्रायोजित हिंसा को बढ़ावा देता है, यानी नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए राज्य हिंसा को करा रहा है, खुद करा रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नक्सलवाद से लड़ने की जिम्मेदारी प्रशिक्षित सुरक्षा बलों की है, ना कि नागरिकों की, जो बात अभी हमने आपसे की। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को सलवा जुडूम को तुरंत खत्म करने और एसपीओ प्रथा बंद करने का आदेश दिया था। इससे आदिवासी क्षेत्रों में काफ़ी वैसे राहत की सांस ली गई। हैरानी की बात है कि 14 साल बाद ये फैसला राजनीतिक विवाद का कारण बन रहा है। अमित शाह का यह कहना हैरानी भरा है कि यह फैसला ना होता तो 2020 तक नक्सलवाद खत्म हो जाता। पर क्या यह इतना आसान है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा बलों को कार्रवाई से रोका था? हकीकत यह है कि सलवा जुडूम जैसे प्रयासों ने आदिवासियों के बीच आपसी लड़ाई को तेज कर दिया। 2013 में खुद महेंद्र कर्मा इसके शिकार हुए जब सुकमा जिले की रंभा घाटी में नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस हमले में मारे गए। महेंद्र कर्मा खुद मारे गए। 30 लोग करीब मारे गए थे इसमें, जिसमें नंद कुमार पटेल, उदय मुदलियार, दिनेश पटेल के अलावा विद्याचरण शुक्ल जैसे दिग्गज भी थे। विद्याचरण शुक्ल जो इंदिरा गांधी से लेकर और नरसिम्हा राव तक की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहा करते थे, ये भी बुरी तरह जख्मी हुए थे और काफ़ी दिन उनका इलाज चला था, लेकिन महीने भर के अंदर ही उनका भी निधन हो गया था। इस हमले को सीपीआई माओवादी, जिसे भाकपा माओवादी कहा जाता है, उसने अंजाम दिया था। ये छत्तीसगढ़ में सक्रिय सबसे बड़ा नक्सली संगठन या पार्टी है। नक्सलियों ने इसे सलवा जुडूम के खिलाफ या उसके कथित जुल्म के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई कहा था, क्योंकि महेंद्र कर्मा इस अभियान के अगुवा थे। यानी हिंसा प्रतिहिंसा का ये दौर लगातार जारी रहा। वैसे नक्सलवाद है क्या और इसकी पैठ छत्तीसगढ़ में कैसी हुई, एक छोटी सी मुख्तसर सी बात इस पर भी कर लेते हैं। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी नाम के गांव से हुई, जिसमें जमींदारों के खिलाफ एक सशस्त्र संघर्ष हुआ था। इसका नेतृत्व वहां के कई सीपीएम के नेताओं ने किया था। वो सीपीएम का इलाका था। चारू मजूमदार, कानू सन्याल, इस तरह के कई नेता थे जो उस संघर्ष के अगुवा थे। बाद में लेकिन पार्टी ने इन सबको निकाल दिया, क्योंकि पार्टी सशस्त्र संघर्ष नहीं चाहती थी। आगे चलकर इन लोगों ने CPI-ML यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बनाई। पर कई सालों में, आने वाले सालों में ये पार्टी कई धड़ों में बंट गई। धीरे धीरे पर सभी इस संसदीय व्यवस्था को स्वीकार करके अब चुनाव लड़ते हैं। बस एक ऐसी पार्टी है जो वहीं से निकली, हालांकि वो इस रास्ते पर नहीं गई, वो आज भी सशस्त्र क्रांति करना चाहती है। उसका नाम है CPI माओवादी। ये 2004 में पीपल्स वॉर ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के विलय से बनी थी। ये ग्रुप बस्तर, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे जिलों में सक्रिय है। छत्तीसगढ़ में इसका काफ़ी प्रभाव माना जाता रहा है। अब सवाल है कि छत्तीसगढ़ में क्यों इसका प्रभाव बढ़ा या रहा। तो
आर्थिक और सामाजिक असमानता इसका एक बड़ा कारण रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने लोगों में काफ़ी असंतोष पैदा किया, खासतौर पर आदिवासियों में। खनिज जो संपदा है बस्तर में खासतौर पर, उसकी लूट का सवाल, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आदिवासियों की ज़मीन छीने जाने का सवाल, जिससे विस्थापन बढ़ा, इन सब ने जो नक्सली हैं उनको ताकत दी, क्योंकि आदिवासियों को लगा कि सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की तो कमी थी ही, जिसने आदिवासियों को मुख्यधारा से अलग कर दिया। तो इस सब का फ़ायदा नक्सलियों को मिला। तो छत्तीसगढ़ में ये ख़ास तौर पर सीपीआई माओवादी काफ़ी सक्रियता के साथ काम कर रही थी। कई इलाकों में इन्होंने समानांतर सरकार भी बनाई, शिक्षा और न्याय जैसी वो सेवा भी देते हैं, और उनका दावा है कि वहाँ उनकी सरकार चलती है। जाहिर है सुरक्षा बलों से समय समय पर काफ़ी ज़बरदस्त हिंसक संघर्ष भी होता है, और हाल में बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हुई, जिसमें उनके कई बड़े नेता भी मारे गए। लेकिन बीजेपी सरकार इस समस्या को सिर्फ सैन्यवादी तरीके से ही हल करना चाहती है। उसकी नज़र में एक ही उपाय है कि नक्सलियों के खिलाफ ज़बरदस्त सुरक्षा बलों का अभियान चलाया जाए। आरोप है कि इसकी बड़ी वजह जंगल और ज़मीन को कॉरपोरेट के हवाले करने की उसकी नीति है। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि ऐसे अभियान का शिकार बेगुनाह आदिवासी भी हो जाते हैं और फिर वे नक्सलियों की ताकत बन जाते हैं। शायद बीजेपी को ई.एम. राममोहन की बात याद नहीं है। कौन है ई.एम. राममोहन? ये हैं ई.एम. राममोहन। ये बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक थे। 2018 में इनका निधन हुआ। 77 साल की तब उम्र थी, लेकिन इन्होंने काफ़ी एंटी टेरर अपने दौर में अभियान चलाए थे। दंतेवाड़ा में 2010 में एक ज़बरदस्त हमला हुआ था, जिसमें एक पुलिस हेड कांस्टेबल समेत 75 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। इस हमले और इस हत्याकांड की जांच ई.एन. राममोहन को सौंपी गई। उन्होंने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, पर वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। लेकिन ई.एन. राममोहन ने अपने लेख और तमाम सेमिनारों के माध्यम से इस समस्या को लेकर कई बार अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि इस यानी नक्सली समस्या का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने संविधान की 5वीं अनुसूची के पक्ष में जोरदार दलीलें दी और कहा कि आदिवासियों का शोषण और वन तथा भूमि अधिकारों से उन्हें वंचित करना उग्रवाद का प्रमुख कारण है। याद कीजिए, यूपीए शासन में एक पेशा कानून बना था, जिसके तहत आदिवासी अंचल में किसी भी गतिविधि का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया था। यानी अगर जंगल कटेंगे या खनन होगा तो ग्राम पंचायत इस प्रस्ताव पर विचार करेंगी और उनको ये अधिकार है कि वो प्रस्ताव को खारिज भी कर दे। अफसोस कि मोदी और शाह की सरकार इस बुनियादी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट तक भी उसके निशाने पर आ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।